नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। DSSB TGT PGT हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को। हिंदी साहित्य के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित आज की क्लास में हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बार बार रिवीजन और निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज होता है। सफलता का राज क्या होता है? निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ हम बार बार रिवीजन करते हुए तथ्यों की अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रही है। DSSB TGT PGT के साथ साथ अन्य स्टेट में होने वाली TGT PGT संबंधी परीक्षा तथा NTA NET UPSC जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य के प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगी, मददगार साबित होगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रताप शाही की रचना नहीं है। नहीं पर आपको ध्यान रखना है, जब भी आप प्रश्नों को पढ़ो तो ये देख लेना है इसमें पूछा क्या गया है, नहीं पूछा गया है या है। इनमें से प्रताप शाही जो लेखक रहे हैं, जो कि रीतिकाल के एक प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं प्रताप शाही, तो इनकी रचना इनमें से कौन सी नहीं है? काव्य विलास, व्यंग्यात्मक कौमुदी, नवरस तरंग और श्रृंगार मंजरी। इनमें से जो है नवरस तरंग जो रचना है इनकी नहीं है। अन्य 3 रचनाएं काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी और श्रृंगार मंजरी, तीनों रचनाएं जो है प्रताप शाही जी की है। और उसके बाद जब हम बात करें नवरस तरंग की, तो देख लेते हैं नवरस तरंग जो रचना है किस लेखक की है। कवि बेनी परवीन ने नवरस तरंग लिखा, यानी कि जो ये नवरस तरंग रचना है ये कवि बेनी परवीन जी की है। और इसमें नायक नायिका भेद वर्णित है। और प्रताप शाही रतन सेन बंदीजन के पुत्र थे। प्रताप शाही कौन थे? रतन सेन बंदीजन के पुत्र थे। और चरखारी बुंदेलखंड के महाराज विक्रम शाही के यहाँ रहते थे। उन्होंने संवत 1882 ईस्वी में व्यंग्यात्मक कौमुदी और संवत 1886 ईस्वी में काव्य विलास की रचना की है। और इन दोनों रचनाओं में दोनों में परम प्रसिद्ध ग्रंथों के अतिरिक्त इसकी और अन्य निम्नलिखित पुस्तकें भी है, यानी कि और इन रचनाओं के अलावा व्यंग्यात्मक कौमुदी, काव्य विलास, इनके अलावा जो है और अन्य रचनाएं भी इनकी रही है। देख लेते हैं और अन्य रचनाएं जो है प्रताप शाही जी की कौन कौन सी रही है, ताकि और अन्य परीक्षा में पूछ ली जाए तो हमें ये पता हो ये रचना इस लेखक की है। तो देख लेंगे जय सिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट रचना रही है इनकी। अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, रसराज की टीका, रतन चंद्रिका, जुगल नक्शिक, बलभद्र नक्शिक की टीका। इनका जो कविता काल रहा है वो 1880 से लेकर 1900 तक ठहरता है। कविता काल इन्होंने 20 वर्ष का इनका कविता काल माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 2, छतर प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? छतर प्रकाश किस प्रकार के रचना है? यह एक प्रबंध काव्य रचना है। इनके रचनाकार कौन है? तो इन लेखकों में से कौन माने जाते हैं इनके रचना, ये हम देख लेंगे। तो सूदन, लाल कवि, भूषण या पद्माकर। तो लाल कवि जो है इनके रचनाकार रहे हैं। किस रचना के? छतर प्रकाश, जो कि एक प्रबंध काव्य रहा है। लाल कवि ने प्रसिद्ध महाराज छत्रसाल की आज्ञा से उनका जीवन चरित्र छतर प्रकाश में 2 चौपाइयों में बड़े ब्यौरे के साथ वर्णन किया है। इतिहास की दृष्टि से छतर प्रकाश महत्वपूर्ण पुस्तक है। और छतर प्रकाश पुस्तक में छत्रसाल का संवत 1764 तक का ही वृत्तांत इसमें दिखाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। बार बार अगर तथ्यों की रिवीजन होगी, बार बार वही तथ्य आपको देखने को मिलेंगे, तो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी जो है मददगार साबित होंगे। ये देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नीतिकार कवि नहीं है। नीतिकार कवि भी पूछ लिया जाता है कई बार कि इनमें से कौन सा नीतिकार कवि है, इनमें से कौन सा नीतिकार कवि नहीं है। तो नहीं पर आपको ध्यान रखना है कि इनमें से कौन सा नीतिकार कवि नहीं है। तो जो है गिरिधर कवि राय जो है नीतिकार कवि नहीं है। और जो ये अन्य 3 कवि दिए गए हैं ऑप्शन में, रहीमदास, दीनदयाल गिरी और गिरिधर दास, ये गिरिधर कवि राय है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गिरिधर दास, दीनदयाल गिरी और रहीमदास, ये तीनों के तीनों जो है नीतिकार
कवि रहे हैं और देख लेते हैं। और अन्य जो इसके बारे में जब हमें जानकारी मिलती है तो गिरिधर दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे और ब्रजभाषा के बहुत ही प्रौढ़ कवि थे। इनका नाम बाबू गोपाल चंद्र था। जो गिरिधर दास थे वे कौन थे? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी के पिताजी थे वे। और जो इनका नाम जो है बाबू गोपाल चंद्र था, पर कविता में अपना नाम जो इन्होंने गिरिधर दास यानी गिरिधरन रखते हैं। इन नामों से ये कविताएं लिखते हैं। भारतेंदु ने इनके संबंध में लिखा है कि जिन श्री गिरिधर दास कवि रचे ग्रंथ 40। जो उन्होंने जो है भारतेंदु जी ने अपने जो पिता के ग्रंथों की संख्या भी ग्रंथ 40 बताई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता का क्या नाम रहा है? तो गिरिधर दास या गिरिधर गोपाल चंद्र इनके पिता का नाम रहा है भारतेंदु जी के। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से है? इनमें से किन लेखकों का संबंध जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से है? फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है 1800 ईस्वी में मानी गई है। तो देख लेते हैं इनमें से जो फोर्ट विलियम कॉलेज के में संबंध रखने वाले जो विद्वान रहे हैं कौन कौन से रहे हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, लल्लू लाल और सैदल मिश्र। फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लू लाल को भाषा मुंशी के नाम से जाना जाता था, भाषा मुंशी कहा जाता था लल्लू लाल को। कहाँ पर? फोर्ट विलियम कॉलेज में। गिलक्राइस्ट को फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष पर नियुक्त किया गया। नासिकेप को ख्यान की जो रचना है, ये नासिकेप तो ख्यान जो रचना लिखी गई वो सैदल मिश्र ने 1803 ईस्वी में लिखी है। और इसकी जो भाषा रही है, इस रचना की भाषा रही है, यह संस्कृत निष्ठ है। और सैदल मिश्र उन दोनों कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में इन दिनों जो सैदल मिश्र जी थे उन दिनों कहाँ थे? कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्यरत थे। यानी कि जब उन्होंने ये नासिक ख्यान जो रचना लिखी है 1803 ईस्वी में, तो उन दिनों ये कहाँ थे सैदल मिश्र जी? ये कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्यरत थे। यह पुस्तक भी पाठ्य पुस्तकों के अभाव की पूर्ति की और गिलक्राइस्ट की कोशिशों का यह परिणाम था। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित प्राच्य विधाओं एवं भाषाओं के अध्ययन का केंद्र रहा है। इनकी स्थापना जो है 10 जुलाई सन 1800 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलजली ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है परीक्षा में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना आपको महीने का नाम भी ध्यान रखना है कि 10 जुलाई 1800 को तत्कालीन जो गवर्नर जनरल रहे हैं, उस समय के जो गवर्नर जनरल रहे थे लॉर्ड वेलजली जी, इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। इस संस्था द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, हिंदी, उर्दू आदि के हजारों पुस्तकों का अनुवाद भी हुआ है। और शिक्षा दीक्षा के लिए गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में वेलजली ने ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना भी की है, जो कि बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज में परिवर्तन हो गई। ये तथ्य आप लोगों को फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में आपको ध्यान रखने हैं। किसी भी प्रकार से प्रश्न घुमा फिरा कर पूछ लिए जा सकते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गारसा दा तासी हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा? यानी कि गारसा दा तासी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, इस्तुहार द लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तान, वो किस भाषा में लिखा गया था? वो फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया था। बढ़ते हैं आगे। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम मैंने आपको बता ही दिया, इस्तुहार द लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ये पूछा हुआ है। तो देख लेते हैं। इधर
हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं और यहाँ पर ये है इनके लेखकों का नाम है। तो देख लेते हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला जो कि श्याम सुंदर दास जी की है, बिल्कुल सही है। और दूसरा है हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी का है, ये भी बिल्कुल सही है। साहित्य इतिहास एक परिचय त्रिभुवन सिंह का जी है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। तो सही आंसर जो है हमारा हो जाएगा हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास शिव कुमार का है। ये गलत इसमें सुमेलित किया हुआ है, तो शिव कुमार का नहीं है समीक्षात्मक इतिहास। ये किस लेखक का है? हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास जो है वासुदेव सिंह का रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। देख लेते हैं आगे। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ जो है वो शिव कुमार शर्मा जी की इतिहास ग्रंथ रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन में जो भी गलत दिया हुआ होता है तो उसको हमें ये देख लेना है कि ये किस लेखक द्वारा रचित है। इसी प्रकार से हम जो परीक्षा की तैयारी करेंगे तभी हमारी तैयारी जो है अच्छी हो पाएगी, ताकि किसी भी प्रकार का तथ्य कहीं से भी कोई भी प्रश्न अगर पूछ लिया जाए तो वो हमें ऐसा हमें आना चाहिए कि पहले से पढ़ा हुआ होना चाहिए। कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि बार बार तथ्यों की रिवीजन करनी है। इसी से आप जितना अधिक हिंदी सब्जेक्ट में आप स्कोर करोगे, जनरल पार्ट में भी आप लोगों को साथ साथ लेकर के चलना है। और इसी से आप लोगों को पता ही है कि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए एक एक प्रश्नों को एक एक जो शब्द आप देखते हो पढ़ते हो उनकी जो है बार बार रिवीजन करते हुए आपको चलना है। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7। अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तिहारनामा किस सन में निकला? तो अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तिहारनामा किस सन में निकला? तो सीधा सीधा आंसर है इसका 1836 ईस्वी में। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, क्योंकि देख लेते हैं प्रश्न संख्या 8। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? अब फिर नहीं पर आपको ध्यान रखना है कि इनमें नहीं पूछा हुआ है, तो भारतेंदु जी का जो नाटक है वो इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये जो है भारत सौभाग्य जो नाटक है वो भारतेंदु जी का नहीं है। भारत जननी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, तीनों के तीनों जो नाटक है ये भारतेंदु जी का रहे हैं। और लेकिन भारत सौभाग्य नाटक जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी का है। देख लेते हैं और आगे इनके तथ्य। भारत सौभाग्य नाटक प्रेमगंज जी का है। और उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र 9 सितंबर 1850 6 जनवरी 1885 तक इनका जीवन काल रहा भारतेंदु जी का। आप देख सकते हो 1850 में इनका जन्म हुआ और 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। मात्र 35 साल का ही जीवन इन्होंने जिया है, ये आप जो है ध्यान रख सकते हो, क्योंकि 35 साल के जीवन में इन्होंने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की है कि इनके नाम से एक आधुनिक काल का एक पूरा का पूरा काल खंड का जो है नामकरण भी इनके नाम से जो है पड़ गया था। तो आप लोग देख सकते हो कि उन्होंने जो है अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है और कितना प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो पूरा जैसे कि भारतेंदु युग जो है इन्हीं के नाम से पड़ा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम से आधुनिक काल का जो युग रहा है सबसे पहले युग माना जाता है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं ये भारतेंदु जी हरिश्चंद्र। और भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार भी माने जाते हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल नाम जो है हरिश्चंद्र था, भारतेंदु उनकी उपाधि रही है। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 9। इनमें कौन सी पत्रिका मासिक नहीं है? मासिक पत्रिका इनमें से कौन सी नहीं है? नहीं पर आपको फिर ध्यान रखना है। तो बाल बोधनी, हिंदी प्रदीप, सरस्वती, नागरिक प्रचारिणी पत्रिका। तो इनमें से जो मासिक नहीं है वो रही है नागरिक प्रचारिणी पत्रिका, यानी डी हमारा आंसर हो जाएगा। नागरिक प्रचारिणी पत्रिका हिंदी की त्रैमासिक पत्रिका थी, ना कि मासिक। श्याम सुंदर दास
महोपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राधा कृष्ण दास इनके संपादक रहे हैं। किस पत्रिका के? नागरी प्रचारणी पत्रिका के। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार इनके संपादक भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि एक ये प्रमुख प्रसिद्ध पत्रिका रही है नागरी प्रचारणी पत्रिका, जो काशी से प्रकाशित हुई। इनके संपादक भी पूछ लेते हैं कि इन्होंने जो है, इनके संपादक कौन रहे, तो आपको ध्यान रखना है। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या रहा है? तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम जो है अवहट रहा है। अपभ्रंश का परवर्ती रूप या उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या माना जाता है? अवहट दिया गया है। तो परवर्ती रूप होता है जो अपभ्रंश जो भाषा है उसके बाद का रूप, जो बाद का रूप होता है, यानी कि बाद उसका भाग कह लो या रूप कह लो, तो वो होता है परवर्ती। और पूर्ववर्ती होता है उससे पहले का होता है पूर्ववर्ती, और परवर्ती होता है बाद का। लेकिन उत्तरकालीन भी कह सकते हैं हम बाद के अवस्था को। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार से अगर प्रश्न बन जाए या पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या पूछा गया है। तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 11। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियई न पान। तो जो तरुवर यानी कि वृक्ष कभी भी अपने फल स्वयं नहीं खाता, और जो है तालाब कभी भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता। इसी प्रकार से जो परोपकारी व्यक्ति है अपना धन जो है अपने स्वयं पर नहीं खर्च करता, दूसरों पर खर्च करता है, यानी दूसरों के परोपकार में अपना जो है धन व्यय करता है। इसी प्रकार से जो है सज्जन व्यक्ति भी जो दूसरों की भलाई में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो ये बात कही है। ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है? रहीम जी के द्वारा रचित है। बढ़ते हैं आगे। विनय पत्रिका के रचयिता कौन रहे हैं? निम्नलिखित में से विनय पत्रिका के रचयिता कौन रहे हैं? तो तुलसीदास जी जो है विनय पत्रिका के रचयिता रही है, जो कि ब्रज भाषा में रचित रचना रही है। इनकी मैंने ट्रिक आपको बता रखी है। तुलसीदास की जितनी भी 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती हैं, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामलला न छो, रामचरितमानस, इन जो सभी की भाषाएं हैं आप लोगों को किस प्रकार से देखनी है, क्योंकि कुछ रचनाएं तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखी है तो कुछ ब्रज भाषा में लिखी है। तो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, जहाँ पर भी आप लोगों को जिस भी रचना में वली शब्द दिख जाए, बाद में वली शब्द जुड़ा हुआ हो, जैसे कि कवितावली, गीतावली, दोहावली, तो ये सभी की सभी रचनाएं ब्रज भाषा में रचित है। और जोन सी रचना वै से शुरू हो रही हो, जैसे कि विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, ये रचनाएं भी इनकी ब्रज भाषा की रचित रचनाएं हैं। और अन्य जो सभी रचनाएं जितनी भी बच गई, जैसे कि रामचरितमानस, रामलला न छो और बरवेना रामायण, ये सभी जो रचनाएं हैं ये इनकी अवधी भाषा में रचित रचना है। ये मैं आपको ट्रिक से आपको समझा चुकी हूँ। भक्ति काल के अंतर्गत जब हम एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते हैं तो बिल्कुल तथ्यों को, बिल्कुल कंटेंट को समझते हुए, ट्रिक के साथ करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो देख लेते हैं विनय पत्रिका का जो प्रमुख रस है वो किस प्रकार का है? शांत रस है। इसमें सम्मिलित पदों की संख्या 279 है। इसमें जो कुल रागों की संख्या है वो 21 है। ये पूछ सकते हैं, क्योंकि पूछ लिया जाता है जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं इनमें विनय पत्रिका में कुल कितने राग हैं, या फिर इनमें पदों की संख्या कितनी है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। जयवर्धन मान नाटक के लेखक कौन रहे हैं? तो निम्नलिखित में से जयवर्धन मान नाटक के लेखक जो है जयशंकर प्रसाद जी रहे हैं। जयवर्धन मान नाटक के लेखक राम, एक सेकेंड भाई, इस रचना में मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ कि जयवर्धन मान नाटक जो है राम कुमार वर्मा का है, न कि जयशंकर प्रसाद का। आंसर हमारे सामने है, फिर भी जो हमें पहले से हमारे माइंड में क्लिक रहता है हम बार बार उसी को
कर लेते हैं। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ अगर बार बार तथ्यों की आप रिवाइज करोगे तो ही आपको ये याद रह पाएंगे, नहीं तो आप परीक्षा में जब ऑप्शनों को देखोगे तो कन्फ्यूजन इतना हो जाता है कि आते हुए चीज़ हमारी गलत हो जाती है। इसलिए जो जयवर्धन मान जो नाटक है वो जो है राम कुमार वर्मा का है। एक जयशंकर प्रसाद का इसी तरह की रचना रही है, शायद जय मयेक का नाग या कुछ इसी प्रकार की रचना है, तो वो आपको देख लेनी है क्योंकि एक जैसी रचनाओं में ही हमें कन्फ्यूजन अधिक होती है। तो देख लेते हैं। जयवर्धन मान नाटक के लेखक राम कुमार वर्मा रहे हैं। इनका प्रथम संस्करण जो है 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। विद्वानों ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जन्मदाता माना जाता है। अगर ये पूछ लिया जाए हिंदी एकांकी के जन्मदाता कौन है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये पूछ लिया जाए प्रथम हिंदी एकांकी कौन सी मानी जाती है, वो मानी जाती है एक घूंट, जो कि जयशंकर प्रसाद की है, ना कि राम कुमार वर्मा की। राम कुमार वर्मा के जो एकांकी है वो है बादल की मृत्यु, लेकिन बादल की मृत्यु को प्रथम एकांकी नहीं माना गया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को प्रथम एकांकीकार माना गया। ये आपको ध्यान रखना है। इन रचना अलग है और जो एकांकीकार है वो अलग है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? इनमें से जो कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? जयशंकर प्रसाद का इरावती भी अधूरा उपन्यास है, प्रेमचंद जी का मंगलसूत्र भी अधूरा उपन्यास है, और चोटी की पकड़ जो है निराला जी का, ये भी एक अधूरा रचना रही है। और इसके बाद जब बात करते हैं रत्ना की बात, ये एक अपने आप में पूर्ण रचना है। रत्ना की बात 1954 ईस्वी में उपन्यास है राघे राघव जी का, और गोस्वामी तुलसीदास ने कवि व्यक्तित्व के निर्माण में रत्नावली के योगदान की धार्मिक प्रस्तुति की है इस उपन्यास के अंतर्गत। क्योंकि रत्ना की बात जो है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि रत्नावली जो है तुलसीदास जी की पत्नी रही है। उन्हीं के संबंध में यह है, उन्हीं के जो है रत्नावली के जीवन वर्णन को इसमें प्रस्तुत किया गया है राघे राघव के रत्ना की बात उपन्यास के अंतर्गत। इस उपन्यास का जो यह उपन्यास अपने आप में एक पूर्ण उपन्यास है, यानी कि स्वतः पूर्ण उपन्यास है। शेष तीनों उपन्यास इरावती जो कि जयशंकर प्रसाद का है, मंगलसूत्र जो कि प्रेमचंद जी का है, चोटी की पकड़ जो कि निराला जी का है, ये अधूरे उपन्यास है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 15। मुकुल नामक कविता संग्रह किस रचनाकार की है? तो मुकुल जो कविता संग्रह है वो किस रचनाकार की है? उसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का कविता संग्रह रहा है मुकुल, और सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं इसमें संकलित है। इसका प्रथम संस्करण 1930 में प्रकाशित हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान की अन्य जो कविता संग्रह है वो प्रसिद्ध कविता संग्रह रहा है चित्रधारा। कई बार जो है परीक्षा में पूछा गया है चित्रधारा निम्नलिखित में से किसका काव्य संग्रह है या किसकी रचना है, आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा के लेखक कौन है? लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा के लेखिका जो है कृष्णा अग्निहोत्री रही है। देख लेते हैं और अन्य तथ्य। लगता नहीं है दिल मेरा कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा है। इनमें इन्होंने अपने जीवन के अच्छे बुरे अनुभवों को 2 टुकड़ों शब्दों में साहस के साथ व्यक्त किया है। इस आत्मकथा में लेखिका को विशेष ख्याति भी प्राप्त हुई है। ये भाई थोड़ा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, मैं माफ़ी चाहूँगी। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 17। काल के अनुसार निम्नलिखित में आचार्यों का सही अनुक्रम बताइए। तो इन आचार्यों को उनके काल के अनुसार हमें सही अनुक्रम में लगाना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। पहले वामन आएगा, फिर भोजराज, फिर रुपया, फिर विश्वनाथ। देख लेते हैं इनका समय। वामन का समय जो है 8वीं शताब्दी, भोजराज का समय 11वीं शताब्दी, रुपया कवि का जो समय रहा है वो 12वीं शताब्दी, और विश्वनाथ का है 14वीं शताब्दी। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 18। चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम
बताइए। इनमें ये सभी के सभी मात्रिक छंद है और ये चरण के आधार पर हमें बताने हैं कि किस में कितने चरण है और कितनी मात्राएं है, उनको क्रम वाइज हमें लगाना है। तो सबसे पहले कम वाले लगाएंगे, फिर उसके बढ़ते हुए क्रम में हमें लगाना है। तो हमें देख लेते हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा डी। पहले आएगा चौपाई। चौपाई में जो है 16 मात्राएं होती है। फिर पीयूष वर्धक में जो है 19 मात्राएं होती है। रोला में जो है 24 मात्राएं होती है। फिर गीतिका होती है में 26 मात्राएं होती है और हरि गीतिका में 28। इस प्रकार से छंदों को जो आप पढ़ोगे तो कई बार 1% तो अवश्य ही पूछा जाता है हर परीक्षा में। तो इनमें से कौन सा छंद है, या मात्रिक छंद कौन सा है, या वर्णिक छंद कौन सा है, या इन जैसे चौपाई में कितनी मात्राएं है, हरि गीतिका में कितनी मात्राएं है, गीतिका में कितनी, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती है। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो आपको छंदों के टॉपिक को भी एक बार कंप्लीट करना है। देख लेते हैं आगे। प्रकाशन के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो प्रकाशन के अनुसार हमें उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। पहले आएगा भाग्यवती। भाग्यवती जो कि सरदार राम फुलेरी द्वारा 1877 में रचित रचना है। और उसके बाद जो है नदी के द्वीप। नदी के द्वीप अज्ञे का जो उपन्यास है 1954 में। फिर आएगा अंधेरे बंद कमरे में मोहन राकेश का 1961 में। फिर आएगा वे दिन निर्मल वर्मा जी का 1964 ईस्वी में। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 20। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है। तो सिंधी भाषा का विकास जो है अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है। तो ब्राह्मण बोली से माना जाता है। ब्राह्मण से सिंधी का विकास हुआ। 85 से जो हुआ है जो वो लहंदा का और पंजाबी का। 85 से भाई लहंदा और पंजाबी दोनों का विकास हुआ। फिर उसके बाद मागधी से हुआ बिहारी का। बिहारी बंगला और उड़िया असमिया का। और अर्धमागधी से हुआ हिंदी, मतलब पूर्वी हिंदी का। अर्धमागधी से विकास हुआ पूर्वी हिंदी का। और पूर्वी हिंदी से निकली है अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। यानी कि ब्राह्मण से हुआ सिंधी का, और 85 से हुआ पंजाबी और लहंदा का। और उसके बाद मागधी से जो निकली जो बिहारी बंगला उड़िया और असमिया। उसके बाद है अर्धमागधी से निकली पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। इस प्रकार से आपको तथ्यों को ध्यान रखते हुए करते हुए चलना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 21। किस समीक्षक विद्यापति की पदावली को जीव और आत्मा के संबंध का रूपक माना है। किस समीक्षक ने आएगा भैया यहाँ पे बीच में। तो किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने जो है विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। देख लेते हैं। आनंद कुमार ने विद्यापति, बस यही है तथ्य दिया हुआ है इसमें कि आनंद कुमार ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा का रूपक माना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 22। इन ग्रंथों के काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है। इनमें हमें अनुक्रम लगाना है क्योंकि काव्य शास्त्र के ये ग्रंथ है, इनको हम काल अनुसार हम लगाएंगे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा एक काव्यदर्श जो कि दंडी का ग्रंथ है 6ठी शताब्दी का। उसके बाद धवनालोक जो है आनंदवर्धन का 10वीं शताब्दी का है। काव्य प्रकाश जो है वो मम्मट जी का है 11वीं शताब्दी का रहा है। फिर साहित्य दर्पण जो है विश्वनाथ का है 14वीं शताब्दी का। देख लेते हैं एक बार और दोबारा से रिवाइज करते हुए इनके ग्रंथों को। काव्यदर्श दंडी 6ठी शताब्दी, धवनालोक आनंदवर्धन 10वीं शताब्दी, काव्य प्रकाश जो है मम्मट 11वीं शताब्दी, और साहित्य दर्पण जो है विश्वनाथ का 14वीं शताब्दी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 23। इनमें से कौन सी कीर्ति वृंदावन लाल वर्मा की है। इनमें से कौन सी कीर्ति जो है वृंदावन लाल वर्मा जी की है। तो देख लेते हैं। भुवन विक्रम जो है वृंदावन लाल वर्मा की कीर्ति रही है।
विकल्पों में से भुवन विक्रम जो है 1957 ईस्वी में वृंदावन लाल वर्मा का एक उपन्यास रहा है। गोदान आपको पता ही है, प्रसिद्ध उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का, जो कि 1936 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद जो है चित्रधारा भी प्रसिद्ध उपन्यास रहा है भगवती चरण वर्मा का। फिर यही सच है जो है मनु भंडारी का 1996 में, आप लोग देख सकते हो। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 24। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से हुआ? अभी हमने पढ़ा था। तो सिंधी भाषा का विकास जो है अपभ्रंश की ब्राह्मण बोली से माना जाता है। ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ। और 85 से लैंदा और पंजाबी का, मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया का, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का, पूर्वी हिंदी से निकली अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 25। सुख सागर के रचनाकार कौन है? तो निम्नलिखित में से सुख सागर के रचनाकार कौन रहे हैं? तो सुख सागर के रचनाकार जो रहे हैं वे रहे हैं मुंशी सदासुख लाल जो है सुख सागर के रचनाकार रहे हैं। मुंशी सदासुख लाल नियाज भी इनको जो है उपनाम दिया गया है। ये विष्णु पुराण के आधार पर खड़ी बोली में सुख सागर की रचना इन्होंने की है। और आरंभिक खड़ी बोली की रचनाओं में सुख सागर महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है। ये भी पूछ लिया जाता है सुख सागर किस बोली में रचित रचना रही है? तो खड़ी बोली की रचना है सुख सागर। बढ़ते हैं आगे, कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। नहीं पूछा हुआ है भाई, कमलेश्वर द्वारा इनमें से कौन सी कहानी नहीं है? तो देख लेते हैं। राजा निर्बंसिया, मांस का दरिया, एक और जिंदगी और कस्बे का आदमी। इनमें से ये कस्बे का आदमी, मांस का दरिया, राजा निर्बंसिया तो इम्पोर्टेंट है ही। ये सभी तीनों की तीनों रचनाएं जो है कमलेश्वर द्वारा रचित है, कहानी है ये एक प्रकार से इनकी। और जो है एक और जिंदगी जो है ये कमलेश्वर की नहीं है, ये मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी है। कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि रहे हैं। काफ़ी सारी इन्होंने कहानी भी लिखी है और अन्य विधाओं से भी रचना लिखी है। तो देख लेते हैं इन जो एक और ज़िंदगी जो 1961 में मोहन राकेश की कहानी है। राजा निर्बंसिया का जो समय रहा है 1957, कस्बे का आदमी 1958, मांस का दरिया जो है 1966 कमलेश्वर की कहानी रही है। बढ़ते हैं आगे, काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। इनमें से काल के अनुसार हमें निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। पौम चरियु जो है स्वयंभू की रचना है। फिर आ जाएगा हुमान रासो, फिर आ जाएगा बिसल देव रासो, फिर आ जाएगा चंद्रबाला रासिन का जब समय देखते हैं तो पौम चरियु जो है 8वीं शताब्दी की कवि रहे हैं। स्वयंभू जो कि अपभ्रंश के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, तो इनकी रचना रही है पौम चरियु, जिसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। फिर है खुमान रासो, दलपति विजय द्वारा रचित 9वीं शताब्दी की। बिसल देव रासो जो है नाल्या सिंह की 12वीं शताब्दी। चंद्रबाला रास जो है आसगू की, जो कि 13वीं शताब्दी की रचना है। बढ़ते आगे, प्रश्न संख्या 27। प्रभु ही चित ही मुनि चित मही, राजत लोचन खोल, खेलत मनसिज मीन जुग जुनु विदुमंडल डोल। यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो ये प्रसिद्ध पंक्ति जो है तुलसीदास जी की रही है। तुलसीदास जी सीता की वाणी की असमर्थता को व्यक्त करते हैं। आलंकारिक रूप में वे कह रही कि पहले प्रभु श्री राम जी की ओर देखकर और तत्पश्चात उसके बाद जो है लज्जा से पृथ्वी की तरफ देखती है। सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियाँ, यानी कि मीन दो मछलियाँ, कामदेव की दो मछलियाँ क्रीड़ा कर रही हो, यानी खेल रही हो। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 28। मिला तेज से तेज विदा किस विदा की रचना है? तो मिला तेज से तेज एक जीवनी है। और किसकी जीवनी है ये? मिला तेज से तेज सुधा चौहान जी की जीवनी रही है। देख ले, एक
सुधा चौहान द्वारा रचित जीवनी रही है ये, और किस के ऊपर जीवनी लिखी गई है? इन्होंने अपनी जो है माता के ऊपर, सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री है जो सुधा चौहान, इन्होंने मिला तेज से तेज जीवनी सुभद्रा कुमारी चौहान पर जो है लिखी है। और इस जीवनी को जो है हंस पत्रिका में प्रकाशन इलाहाबाद ने प्रकाशित किया है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 29। झूठा सच किस शहर का वर्णन नहीं है? झूठा सच के अंतर्गत, झूठा सच जो यशपाल जी का प्रसिद्ध उपन्यास रहा है, उसमें किस शहर का वर्णन नहीं किया गया? नहीं पर आपको फिर से ध्यान रखना है कि ये नहीं पूछा किया गया है, ये पूछा है किसका नहीं किया गया। तो इनमें कानपुर शहर का वर्णन नहीं मिलता, और जालंधर, लखनऊ और नैनीताल, इन तीनों शहरों का इसमें वर्णन दिखाया गया है। देख लेते हैं, झूठा सच यशपाल में कानपुर शहर का वर्णन नहीं है। झूठा सच उपन्यास में जालंधर, लखनऊ और नैनीताल का वर्णन दिखाया गया है। झूठा सच उपन्यास यशपाल का 7वां उपन्यास माना गया है। दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, 12 घंटे, अप्सरा का शाप, क्यों फंसे, तेरी मेरी उसकी बात। तेरी मेरी उसकी बात इम्पोर्टेंट उपन्यास रहा है इनका। और उपन्यास, ये जो सभी उपन्यास है ये यशपाल जी के प्रसिद्ध उपन्यास रही है। और झूठा सच कौन से नंबर का उपन्यास है? 7वां। ये भी पूछ सकते हैं, निम्नलिखित में से यशपाल जी का झूठा सच कौन सा उपन्यास रहा है, इनका कौन सा उपन्यास रहा है? तो 7वां उपन्यास रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, झूठा सच 2 खंडों में बांटा हुआ है, यानी इनको 2 खंडों में विभाजित किया गया है। झूठे सच को कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, इनमें से झूठा सच का कौन सा खंड नहीं है? तो नहीं पर आपको ध्यान देना है, या फिर ये पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा खंड झूठा सच का है? तो वतन और देश पहला खंड है, और देश और भविष्य, देश का भविष्य जो है इनका दूसरा खंड है। देख लेते हैं आगे, प्रश्न संख्या 30। और एक तथ्य और रह जाता है भाई, झूठा सच के जो प्रमुख पात्र है वो जयदेवपुरी, तारा और कनक रहे हैं, क्योंकि पात्रों को भी पूछ लेते हैं परीक्षा में। निम्नलिखित में से तारा किस उपन्यास का पात्र है? जयदेवपुरी, कनक किस उपन्यास का पात्र है? तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या, हमारा जो अंतिम प्रश्न संख्या है आज की क्लास का, प्रश्न संख्या 30, इसको हम देख लेते हैं। तो चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई? चंद्रदेव से मेरी बातें जो शीर्षक कहानी से सर्वप्रथम जो है किस वर्ष प्रकाशित हुई? ये कहानी किस लेखिका द्वारा लिखी गई है? ये राजेंद्र बाला घोष द्वारा, जो कि बंग महिला रही है, उसकी कहानी है ये। तो ये किस शीर्षक से सर्वप्रथम यह कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई? इस शीर्षक से जो है ये प्रकाशित की गई 1904 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है। देख लेते हैं और अन्य तथ्य इसके संबंध में, जब हम बात करते हैं चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के संबंध में। तो चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की कहानी है। इनकी कहानियाँ चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, कुंभ में छोटी बहू 1906, दुलाई वाली 1907, दालिया 1909 इत्यादि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित है। यह एक पत्रात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। ये भी पूछ लेते हैं चंद्रदेव से मेरी बातें किस शैली में लिखी गई कहानी है, या निम्नलिखित में से पत्रात्मक शैली में लिखी गई कौन सी कहानी है? तो आपको ध्यान रखना है, चंद्रदेव से मेरी बातें जो है राजेंद्र बाला घोष द्वारा रचित एक पत्रात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। इस प्रकार से आप लोगों को ने 30 हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। इसी प्रकार से रिवीजन के साथ साथ हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे, और अन्य तथ्यों को भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, इम्पोर्टेंट तथ्यों को बार बार रिवाइज करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो वही लाइक करना, एक दूसरे के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।